कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी वो थी आर्थिक क्रियाओं के बारे में, जो थी प्राथमिक क्रियाएँ, पहली क्रिया थी हमारी जो 5वाँ अध्याय था मानव भूगोल का। और अब इस वीडियो में बात करने वाला दोस्तों द्वितीय क्रियाएँ। जिस जिस भी वीडियो हमने जितने भी वीडियो डाले दोस्तों, सभी में हमारे जो वीडियो हैं उसमें सभी विषयों के नोट्स जो बनाकर मैंने डाले हैं। जो इस वीडियो में मैं आपको जो द्वितीय क्रिया है, जो छठा पार्ट है मानव भूगोल का छठा पार्ट द्वितीय क्रिया है, इसमें भी द्वितीय क्रिया के सभी जो नोट्स हैं मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द्वितीय क्रियाएं क्या दोस्तों? वह क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को परिवर्तित कर उपयोगी वस्तु में बदलना जाता है, ये द्वितीय क्रिया कहलाती है। यानी प्राथमिक क्रियाएं क्या थी दोस्तों, आपको पता ही है कि पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। अगर वो हमारा प्राथमिक क्रिया वाला वीडियो जो नोट्स थे प्राथमिक क्रिया के, वो आपने अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। प्राथमिक क्रिया पूरी तरह से दोस्तों प्रकृति पर निर्भर रहती है, पर्यावरण पर निर्भर रहती है और उन प्रकृति से जो माल उत्पन्न होता है, जैसे कि खेती से हमको कच्चा माल उत्पन्न होता है और कच्चे माल को परिवर्तन कर वस्तु के रूप में यानी उसको मूल्यवान बनाना, ये द्वितीय क्रिया में आता है। यानी उद्योग हो गया, विनिर्माण हो गया, ये सब द्वितीय क्रिया में आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान गेहूं उगाता है, वो उसे बेचता है और उससे फिर पीस कर आटा बनाया जाता है। इसके बाद पीसे हुए आटे से ब्रेड बनाई जाती है और फिर उसे बाजार में बेचा जाता है। ये दोस्तों विनिर्माण हो गया, यानी कच्चे माल से रूपांतरित उत्पादित कर उसको मूल्यवान बनाना। इस स्थिति में किसान द्वारा गेहूं का उगाया जाना प्राथमिक क्रिया है और उसे गेहूं से आटा बनाने और आटे से ब्रेड बनाने की प्रक्रिया द्वितीय क्रिया है। इसे द्वितीय क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसान द्वारा उगाई गई गेहूं की उपयोगिता में वृद्धि करके उसे ब्रेड में बदला गया है, इसे द्वितीय क्रिया कहा जाता है। अब बात करते हैं विनिर्माण। विनिर्माण क्या है दोस्तों? विनिर्माण से आशय है दोस्तों किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, जो कि हस्तशिल्प कार्य से लेकर छोटी से बड़ी चीज से यानी लोह इस्पात को गढ़ना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, ये सब विनिर्माण आता है। तो देखते हैं द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं। विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाना। आसान शब्दों में समझे तो विनिर्माण का अर्थ होता है उत्पादन करना, यानी किसी भी चीज को, कच्चे माल को वस्तु में उत्पादन करना, वस्तु में परिवर्तन करना, मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना। इस उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यानी जो कच्चा माल होता है, जैसे कि खेतों में कपास बोई जाती है, रुई बोई जाती है, उस रुई से उत्पादित रुई को कच्चा माल है और उसको लाकर फैक्ट्रियों में, उद्योगों में वस्त्र बना दिए जाते हैं। तो वस्त्र की रेट दोस्तों, कीमत यानी उसकी बढ़ जाती है, वस्त्र मार्केट में बिकने लायक हो जाते हैं। इसलिए वस्तु के उपयोग में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्रिया से प्राप्त लोहे के अत्यधिक उपयोग नहीं हो सकते, परंतु उसे इस्पात में परिवर्तित करके उसे अनेक कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि लोहा होता है, कच्चा लोहा प्राप्त होता है, उसमें इस्पात में बदल कर उसको कई प्रकार के जो औजार होते हैं वो लोहे से बनते हैं। आपको पता है हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ लोहे से ही बनती है, तो लोहा बहुत ही काम आता है। अब उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार है दोस्तों? बात करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण की। तो दोस्तों पहला है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने का उद्योग, तीसरा है बड़े पैमाने का उद्योग। ये यहाँ पर दोस्तों इनके नाम दे रखे हैं सिर्फ पॉइंट, और आगे हम वीडियो में डिटेल से भी बात करेंगे इनकी पूरी। तो चलते हैं आगे हम। अब है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं? कृषि आधारित, कृषि जो कच्चा माल होता है उस पर उद्योग आधारित होते हैं। और दूसरा है खनिज आधारित, खनिज जो खनन जो जमीन से निकलती है। हमने अब पिछले वीडियो में आपको बताया था खनन की कि 2 प्रकार की खनन होती है, एक धरातली खनिज और एक जो भूमिगत खनिज होती है। वो 2 प्रकार की खनिज होते हैं, एक तो जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं और दूसरा जमीन की बहुत ही गहराई में होते हैं, तो वो खनिज आधारित उद्योग भी हैं। खनिजों से कच्चा माल जो प्राप्त होता है उनसे आधारित हैं। और तीसरा है धात्विक खनिज, यानी जो भी धातुएं होती है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब धातु हैं जो। और अधात्विक खनिज जैसे मिट्टी हो गई, मिट्टी के बर्तन जो है ये मिट्टी धातु नहीं है। और कोयला मान सकते हैं आप, कोयला धातु नहीं, कोयला जो निकलता है ये धातु नहीं है। और इससे आगे है चौथा रसायन आधारित। रसायन पर आधारित उद्योग जो होते हैं, जैसे किसी भी पेट्रोलियम पदार्थ मान लो आप, या किसी भी रसायन से संबंधित
और पशु आधारित उद्योग यानी पशु से दोस्तों पशुओं से क्या प्राप्त होता है, पशुओं से ऊन प्राप्त होती है, भेड़ों से और चमड़ा प्राप्त होता है, और हाथियों से हाथी दांत प्राप्त होते हैं, हाथी उद्योग में काम आते हैं हाथी दांत, क्योंकि चूड़ियाँ बनाने में हाथी दांत काम आते हैं। और अब आता है वन आधारित उद्योग दोस्तों, यानी वनों से कीमती जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है उनसे फर्नीचर वगैरह बनाई जाती है, इसलिए वनों पर आधारित उद्योग होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों उत्पादन के आधार पर। तो ऊपर तो दोस्तों थे कच्चे माल के आधार पर उद्योग होते हैं, 5 या 6 प्रकार के होते हैं, रूप से 5 प्रकार के होते हैं, और आप ये 6 प्रकार भी लिख सकते हैं। और उत्पादन के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं, यानी उत्पादन किस किस प्रकार से उत्पादन होता है उद्योगों में। पहला है आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता वस्तु उद्योग, ये भी 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्वामित्व यानी स्वामित्व से आप समझ सकते हैं कि उसका नियंत्रण, उस पर नियंत्रण किसका है। एक तो निजी व्यक्ति का नियंत्रण, जैसे कि आपका प्राइवेट, मान लो प्राइवेट है, एक किसी प्राइवेट व्यक्ति का नियंत्रण होगा उस उद्योग पर, और दूसरा होगा कि सरकार का नियंत्रण होगा उद्योग पर पूरी तरह से। और तीसरा उद्योग वो होगा जो सरकार और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के भागीदार में उद्योग होता है, वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं। पहला है सार्वजनिक उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं, दूसरा है निजी उद्योग जो प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में होते हैं, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो संयुक्त क्षेत्र जो इसमें सरकार और जो निजी व्यक्ति होते हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, इसमें दोनों की भागीदारी होती है। अब आता है उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर, यानी उद्योग किस प्रकार से उत्पादित, जो उद्योगों में किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है उसकी प्रक्रिया के आधार पर उद्योग। पहला है परंपरागत उद्योग, दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। अब यहाँ से दोस्तों हम शुरू कर देते हैं। सभी उद्योग जो थे उसको कच्चे माल पे आधार पर जो उद्योग से, और जो सभी थे उनको हम पॉइंट पाई बात कर सके। अब इनकी डिटेल से बात करेंगे, यानी कि आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण डिटेल से इनकी पूरी, यानी बड़ा प्रश्न आपको पूछ ले तो आप डिटेल्स में क्या लिखेंगे पॉइंट, तो ये देख सकते हैं आप। पहला है कुटीर उद्योग, वही पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों, पहले ऊपर नाम दे रखे थे, अब यहाँ डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आकार के आधार पर उद्योग, पहले हमने आपको ऊपर नाम बताए थे, और आप कुटीर उद्योग है ये पहला उद्योग उसका। और अब बात करते हैं कुटीर उद्योग क्या है। देखो कुटीर उद्योग जो ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिनका संचालन बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है, कुटीर उद्योग कहलाता है। यानी जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योग होते हैं। एग्जाम में ऐसा प्रश्न 1 नंबर का पूछ सकता है कि सबसे छोटे उद्योग का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं कुटीर उद्योग। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई, जो निर्माण के जो यानी उत्पादन करना कह दो या निर्माण करना किसी चीज़ का, ये सबसे छोटी उद्योग है, छोटी इकाई है। और स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दोस्तों आप स्थानीय जो लोग जहाँ उपयोग करते हैं वहीं से स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग, वहाँ से जो प्राप्त होता है कच्चा माल आसपास प्रकृति में या पशु में, उसी का उपयोग करके ये उद्योग बनाए जाते हैं, या उसमें उत्पादित वस्तु उत्पादित की जाती हैं। जैसे आप मान लेते हैं दोस्तों किसी पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं तो वहाँ पर बाँस खूब होते हैं, तो उस बाँस के द्वारा किसी भी टोकरियाँ बनाई जाती हैं, किसी भी तरह की बाँस की जो वस्तु बनाई जाती है वो स्थानीय रूप से बनाई जाती है। वहाँ पर प्राकृतिक जो वहाँ से आसपास का जो वातावरण में जो भी कच्चा माल उपलब्ध होता है उसी से बनाई जाती है। इसमें विशेष रूप से कोई कच्चा माल बाहर से नहीं लाया जाता, और इसमें परिवहन की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए स्थानीय कच्चे माल के रूप में इनको बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों स्थानीय बाजारों तक पहुँच। स्थानीय या छोटे बाजारों तक जैसे तैसे इन उद्योगों के लिए कोई विशाल या बड़े बाजार होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये छोटे बाज़ारों में जैसे तैसे बिक जाते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन ही बहुत ही कम होता है। और कम पूंजी और परिवहन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, और पूंजी भी बिल्कुल कम चाहिए, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें कोई तकनीकी की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादा जो है कि किसी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि कोई कारीगर होगा और काम करेगा या मशीनों द्वारा काम करे, ऐसी कोई बात नहीं है। स्थानीय कच्चे माल से जो लोग होते हैं वो काम करके चीज़ें उत्पादन कर सकते हैं। इसमें रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन, चटाई, जो जैसे उदाहरण के आप तौर पर देख सकते हैं दोस्तों, मिट्टी के बर्तन है जो कुम्हार बनाता है, इसमें ज़्यादा कोई मशीनीकरण नहीं लगती, और ज़्यादा इनके लिए कोई परिवहन होना भी आवश्यक नहीं है, और जो इनको ज़्यादा बड़ी बाजार भी नहीं चाहिए बेचने के लिए, आप छोटे गाँव में घूमकर भी बेच सकते हैं। दूसरा दोस्तों बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग क्या है। इन उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी स्थानीय बाजार तक पहुंच, थोड़ी बहुत बाजार तक इसमें पहुंच होनी चाहिए, यानी इसका माल जो उत्पादित है ज़्यादा होता है,
और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, जो वहाँ पर जो कच्चा माल मिलता है अपने आसपास के जो वातावरण प्रकृति से जो कच्चा माल मिलता है आसपास, उनको उनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो है, अब इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिक भी कम चाहिए, प्रौद्योगिकी भी कम चाहिए, और निम्न शक्ति साधनों की यानी शक्ति के जो साधन है वो भी, उनकी आवश्यकता भी कम होती है। और मशीन, छोटी मशीनों का कार्य होता है, बड़ी मशीनें या इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगता है, ज़्यादा कोई इसमें तकनीकों की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए कुर्सी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनमें दोस्तों कुर्सी उद्योग और कपड़ा उद्योग जो है छोटे, वैसे वे बहुत ही बड़े उद्योग होते हैं, छोटे नहीं, इसमें उत्पादन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसमें इतनी मशीनों की आवश्यकता या कुशल श्रमिकों की आवश्यकता या कोई ऐसे मान लें कि दोस्तों वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग या मशीनों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतनी हार्ड चीज़ें नहीं बनती है, इसमें ऐसी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें बनती है जो हर कोई बना सकता है। अब बात करते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग दोस्तों क्या होते हैं, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के है तो पूंजी भी यानी रुपए, जो पैसे खर्च होते हैं अधिक होते हैं, बहुत अधिक पैसे चाहिए इसके लिए तो। और उत्पादित वस्तुएं बेचने के लिए विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, यानी बड़े पैमाने उद्योग है, उद्योग बड़े हैं तब पूंजी अधिक लग रही है, तो उसको बेचने के लिए विशाल विशाल बाजार चाहिए, बहुत ही बड़ा बाजार होगा वहीं ये बिकेंगे। क्योंकि अगर बाजार पास में नहीं होगा तो उद्योग को नुकसान हो सकता है, उसकी जो कच्चा माल परिवर्तन करके जो बनाएंगे वो बिकेगा नहीं, तो उनको नुकसान हो सकता है। और कच्चे माल का विभिन्न जगहों से आयात किया जाता है, यानी उद्योग यहाँ पर है तो ऐसा नहीं है कि स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, बार बार से और दूर दूर से जहाँ भी कच्चा माल मिल रहा है उनका परिवहन द्वारा आयात किया जाता है, यानी मंगाया जाता है बाहर से। और अत्यधिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता, जो कुशल श्रमिक है उनकी आवश्यकता, कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है इसमें, क्योंकि बड़ा उद्योग है। और उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उच्च प्रौद्योगिकी जो तकनीकी होती है उसमें उसका भी प्रयोग यानी मशीनीकृत का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। और अत्यधिक शक्ति साधनों की आवश्यकता, जो शक्ति के साधन है जैसे कि बिजली की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। और दूसरा बात करते हैं पेट्रोलियम हो गया या फिर ऐसे बोलें कि कोयला हो गया, ये शक्ति के साधन है, इनकी आवश्यकता बहुत ही इन बड़े उद्योगों में ज़्यादा होती हैं। और बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है, मशीनें बहुत ही बड़ी चाहिए इसमें, क्योंकि उद्योग भी बड़े हैं दोस्तों, उत्पादन भी अधिक होता है तो मशीनें भी बड़ी चाहिए। और उदाहरण के तौर पर लोहा इस्पात उद्योग, कार उद्योग, जो कार लोहा इस्पात उद्योग और जो कार उद्योग है, जो गाड़ियां बनाते हैं, इसमें ये सब चीज़ें चाहिए। अब बात आए दोस्तों कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ये हम ऊपर पहले पॉइंट बाय पॉइंट इनके नाम के बारे में बात कर चुके हैं। कच्चे माल के आधार पर 5 है, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, और थोड़ा डिटेल से आप 6 या 7 प्रकार 6 प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से उद्योग है, देखें। पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या है दोस्तों, वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं और कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जो कृषि यानी आप खेती से जो भी कच्चा माल उपलब्ध होता है, जैसे कि गन्ना ले लीजिए, खेती से गन्ना उत्पादित किया जाता है, उस गन्ने से गुड़ और शक्कर बनाई जाती है, जो कच्चा माल खेती से मिलता है। और उदाहरण के लिए शक्कर उद्योग देख लो दोस्तों, शक्कर उद्योग, अचार उद्योग, मसाले एवं तेल उद्योग, ये सब खेतों से प्राप्त कच्चे माल से बनाया जाता है। और इन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण एवं नगरीय भागों में बेचने के लिए भेजा जाता है। इन उद्योग में दोस्तों जो कृषि होती है, जो खेती करते हैं, उन खेती से जो भी कच्चा माल आता है उनको उनको रूपांतरित माल में बदलकर वस्तुएं बनाकर या तेल वगैरह कुछ चीज़ें जो बनाकर ग्रामीण और नगरीय बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो अब दूसरा है रसायन आधारित उद्योग। इन उद्योग इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोल रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि। रसायन क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको मैंने पहले ही बता दी कि पेट्रोल पेट्रोल जो है रसायन है, ये इनके उद्योग होते हैं। अब आता है दोस्तों वनों पर आधारित उद्योग, ये तीसरा उद्योग है हमारा। वनों पर आधारित उद्योग दोस्तों क्या होते हैं, वनों से आप नाम से ही समझते हैं कि वन पर आधारित है, वनों से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है वनों पर आधारित। जैसे कि वनों से लकड़ी प्राप्त की जाती है, उन लकड़ी से कीमती वस्तुएं बनाई जाती है, उनको बाजार में बेचा जाता है परिवर्तन करके। वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जो कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, यानी जो लकड़ियां होती है वो वनों से ही प्राप्त की जाती हैं और उसे रूपांतरित कर उत्पादित माल में बदल कर बाजारों में बेचा जाता है। जैसे कि लकड़ी की कुर्सी हो गई, दरवाजे हो गई, खिड़कियाँ हो गई, और बिल्डिंगों में फर्नीचर की आवश्यकता भी होती हैं। उदाहरण के लिए नीचे देख सकते हैं आप फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग। कागज के लिए दोस्तों आपको पता है कि लकड़ी चाहिए, लकड़ी से कागज बनता है, यानी 17 बड़े पेड़ों को काटा जाता है तो 1 टन कागज प्राप्त होता है हमको। ये भी आप साथ में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके काम आएगा।
अब आता है पशु आधारित उद्योग, यानी पशुओं पर आधारित जो हमारे पशु होते हैं, पालतू पशु होते हैं, उन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? वह उद्योग जिनमें पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। जो पशुओं से चीज़ें प्राप्त होती है उनका उपयोग करते हैं कच्चे माल में और रूपांतरित कर उसका परिवर्तन कर मूल्यवान वस्तु में जो बना दिया जाता है वो पशुओं पर निर्भर उद्योग हो गए। इसमें उदाहरण के लिए चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग आदि। तो ऊनी वस्त्र है, ऊन हम कहाँ से मिलती है दोस्तों? ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है और चमड़ा भी हमें किसी भी पशु का चमड़ा ले सकते हैं। तो ये पशुओं पर आधारित उद्योग थे। और अब आते हैं खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी खनिज मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बता दिया और इस बार इस वीडियो में ऊपर बता दिया और अब भी मैं बता रहा हूँ कि खनिज क्या होता है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धरातली खनिज, दूसरा होता है भूमिगत खनिज, कोप की खनन। धरातली खनिज आपको पता है कि जमीन के ऊपर ही होता है, ऊपरी सतह पर मिल जाता है। और भूमिगत खनिज जो खनन जो होते हैं जमीन के बहुत ही अंदर मिलते हैं। खनिजों पर आधारित भी उद्योग होते हैं। जो खनिजों में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आपको पता ही है। पेट्रोलियम भी खनिजों में खनिज से प्राप्त होते हैं, बहुत ही ऊंडाइयों से, बहुत ही यानी जमीन की बहुत ही गहराई से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए लोहा हो गया दोस्तों, किसी भी प्रकार की धातु हो गई, सब वो जमीन के अंदर से मिलते हैं। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है खनिज आधारित उद्योग को, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक दोस्तों खनिज वो होता है जिसमें धातु होती है, अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु न हो। वे उद्योग आते हैं जो धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है अधात्विक उद्योग। इसमें अधात्विक उद्योग में वे उद्योग आते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जैसे कि सीमेंट आदि का उपयोग करते हैं। यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कच्चे मिट्टी के बर्तन, वो मिट्टी जो ली जाती है वो अधात्विक खनिज है। और दूसरा है सीमेंट उद्योग, जो सीमेंट होती है वो भी अधात्विक है। दोस्तों धात्विक और अधात्विक में फर्क तो आप जानते ही होंगे। धात्विक जो होते हैं, धातु जो होगी वो चमकीली होती है, कड़क होती है, उसमें घर्षण की आवाज़ आती है। वो जो अधातु होती है वो जल्दी टूट जाते हैं और जो धातु होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। स्वामित्व से यानी उद्योगों पर नियंत्रण जो किस प्रकार से हैं, वो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहले आपको हमने बता दिया ऊपर वीडियो में, तो बात करते हैं डिटेल से इनकी। पहला है सार्वजनिक उद्योग। ये वह उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं। सार्वजनिक से आप नाम समझ सकते हैं, किसी भी चीज़, जैसे आप स्कूल को ले लीजिए, स्कूल उद्योग तो नहीं है लेकिन स्कूल सरकारी जो स्कूल होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र है, सभी के लिए समान, सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में सरकारी कंपनियों को ही सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जो सरकार की जो कंपनियां हैं यानी गवर्नमेंट की जो भी कंपनियां, उसको सार्वजनिक हम कहते हैं। और इन पर मुख्य रूप से सरकार का स्वामित्व होता है। यहाँ सार्वजनिक है तो सरकारी स्वामित्व होगा और किसी का होगा, इन्हें सरकार द्वारा चला जाता है। अब आता है निजी उद्योग। निजी उद्योग क्या होता है दोस्तों? जो जैसे कि आपका खुद का कोई बिजनेस, खुद का जो कोई उद्योग आपने खोल रखा है जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, आप खुद के अपने दम पर चला रहे हैं, तो आपका निजी उद्योग हो जाएगा। तो आपका उद्योग है जिसमें सरकार किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। वह उद्योग जिन पर एक या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उन्हें निजी उद्योग कहा जाता है। आसान शब्दों में समझे तो प्राइवेट कंपनियां ही निजी उद्योग है। जो प्राइवेट जो उद्योग होते हैं वह निजी उद्योग है। स्कूलों की बात करें दोस्तों, सरकार की स्कूल होती है एक और एक होती है प्राइवेट स्कूलों की। सरकार की स्कूल पर सरकार का नियंत्रण होता है और प्राइवेट स्कूलों पर किसी निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। और इन पर मुख्य रूप से एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। एक या अनेक कितने भी भागीदार हो सकते हैं उसमें दोस्तों, अकेले का भी हो सकता है। अब आ गया है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग की बात करें दोस्तों, इसमें सरकार और निजी व्यक्ति, प्राइवेट किसी व्यक्ति, दोनों का हिस्सेदारी होती है और दोनों साथ मिलकर जो भी काम करते हैं वह संयुक्त क्षेत्र में आता है। तो ये वह उद्योग है जिसमें सरकार एवं निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, यानी कि कंपनी का कुछ हिस्सा सरकार के पास होता है और कुछ हिस्सा निजी हाथों में होता है। इस तरह से दोनों द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता है, यानी सरकार द्वारा और किसी निजी व्यक्ति द्वारा कंपनी का जो संचालन किया जाता है वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो जाते हैं। अब हो गए दोस्तों हमारे उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, यानी उद्योगों में उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं उद्योगों का।
पहला है आधारभूत उद्योग। ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। और मैंने आपको बता दी कि आप कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ लिखते जाइए अपने नोट्स है। जो ये सभी नोट्स है आपको ये सभी के सभी ऐसे के ऐसे लिखते जाने हैं, क्योंकि ये सभी नोट्स है, इसमें से कोई ज़्यादा वो चीज़ फालतू की चीज़ नहीं, इसमें नोट्स है सभी इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं। और ये परीक्षा में 100% अगर आप ये नोट्स क्लियर कर लेंगे तो 100% परीक्षा में आपको इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आधारभूत उद्योग वह उद्योग जो दूसरों उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तु बनते हैं, इन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मशीन बनाने के लिए उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग। आधारभूत उद्योग दोस्तों आप नाम समझिए, आधारभूत, आधार यानी किसी का भी उद्योग, दूसरे उद्योग जो है जो चलाने के लिए इन उद्योग का होना जरूरी है। यानी लोहा नहीं होगा तो किसी भी कपड़े को बनाने के लिए जो कपड़े की मशीन होती है वो लोहे से ही बनती है, और लोहा उद्योग हो ये इसका आधारभूत उद्योग है। दूसरे शब्दों में उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तु का उपयोग अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि दोस्तों लोहे द्वारा कोई भी मशीन बना दी और उस मशीन से जो हम कपड़ा बना रहे हैं तो वो क्या होगा, लोहा हो गया आधारभूत उद्योग। उस यानी उस मशीन जो होती है वो कपड़े के कंपनी में वो कच्चा माल के रूप में काम आ रहा है। और अब है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपभोग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा कर लिया जाता है, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए बिस्कुट, चाय, साबुन उद्योग आदि। उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, यानी उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया से उत्पादन करते हैं उद्योग। इसमें पहला है दोस्तों परंपरागत उद्योग। एक परंपरागत और एक दूसरा है गैर परंपरागत। ये दो प्रकार के उद्योग हैं। पहला परंपरागत उद्योग है, ये वह उद्योग जो लंबे समय से चल रहे हैं, वर्तमान समय में भी पुराने तरीकों से ही उत्पादन कर रहे हैं, परंपरागत उद्योग कहलाते हैं। परंपरा दोस्तों, परंपरागत आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि परंपरा क्या है। हमारे जो समाज होते उनमें भी कई प्रकार की परंपराएं होती है, जो पुराने हमारे दादा परदादा के कानून जो थे उसके समय से चली आ रही है, और उनका उपयोग हम आज तक जो करते हैं वही परंपरा है। तो ये भी परंपरा जो पुराने समय से उनके दादाओं द्वारा जो उद्योग बनाए गए थे, जो तकनीक अपनाई गई थी, उन्हीं के जैसी की जैसी अब वर्तमान में भी उसी प्रकार उसी तकनीकी से वो उत्पादन कर रहे हैं। तो ये परंपरागत उद्योग हो गए, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उसी तकनीक में, उसी टेक्नोलॉजी में उत्पादन करते हुए। और इन उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, रोजगार बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें। आसपास का वातावरण स्वच्छ होता है और प्रदूषण की अत्यधिक समस्या होती है, और साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है इस उद्योगों में। और श्रमिकों की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ होती है यानी कठिन परिस्थितियों में जो मजदूर होते हैं उनको काम करना पड़ता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, ये नए प्रकार के उद्योग हैं। इन उद्योगों में उत्पादन हेतु औद्योगिक जो प्रौद्योगिकी होती है, जो मशीनीकृत होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में यंत्र मानव का प्रयोग भी किया जाता है। मानव का प्रयोग ही दोस्तों, इंसान का प्रयोग, जो मजदूर होते हैं उनका प्रयोग तो हर उद्योगों में किया जाता है। जो भी मशीनें होती है उनको भी चलाने के लिए इंसान तो चाहिए। कार्य स्वचालित होते हैं, सफाई का विशेष ध्यान इसमें रखा जाता है, और प्रदूषण की समस्या ना के बराबर होती है। इसमें प्रदूषण दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऊपर वाला जो परंपरागत उद्योग होता है उसमें प्रदूषण होता है, क्योंकि उसमें मशीनें वगैरह जो पुरानी होती है उसमें प्रदूषण खूब होता है, और इसमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। वस्तु का उत्पादन गहन शोध के बाद किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, इसको आप क्लियर याद कर लीजिए और नोट्स कर लीजिए। ज़्यादातर बार दोस्तों 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम थी इसमें कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उद्योगों को प्रभावित, कौन सी चीज़ उद्योगों को प्रभावित करती है, क्या कारक हो सकते हैं जो उद्योग जैसे प्रभावित होते हैं। तो पूंजी की उपलब्धता, यानी उद्योग को लगाने के लिए किसी भी प्रकार का अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो पूंजी से समझते हैं दोस्तों कि पैसे। आपको उद्योग लगाने के लिए आपके पास पैसे होने जरूरी है। अगर आपके पास रुपए भी नहीं तो आप उद्योग नहीं लगा सकते। तो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध पूंजी उस क्षेत्र में उद्योगों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए एक अल्प विकसित क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाना मुश्किल होगा, जब एक विकसित क्षेत्र में यह कार्य आसान होगा। और बाजार तक पहुंच, जब उद्योग आप बना रहे हैं दोस्तों, आपके पास उद्योग है, आपने उद्योग बना लिया, उद्योग बाजार तक आपकी माल पहुंच नहीं है बाजार तक आपके माल की, यानी वहाँ पर सड़कें नहीं है, आपका माल बाजार तक नहीं जा पाता, या परिवहन नहीं है, साधन नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, उनके द्वारा आपका माल बाजार तक नहीं पहुँचाया जाता, तो इसमें आपको नुकसान होगा।
तो बाजार तक पहुंच भी उद्योग के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उत्पादन करने के बाद प्रत्येक उद्योगों को अपना सामान बाजार में बेचना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो परफेक्ट है कि जो उत्पादन करेगा उनका माल बाजार में बेचना भी जरूरी है। इसके लिए तो वो उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए किसी भी उद्योग की बाजार तक पहुंच होना अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ पर बाजार से मतलब ग्राहकों तक पहुँचे हैं। ग्राहक कर लो चाहे बाजार कर लो दोस्तों, एक ही बात है। यानी बाजार में जब पहुंचेगा वहीं पर ग्राहक मिलेंगे। कोई उद्योग पे डायरेक्ट फैक्ट्री पर तो ग्राहक कोई लेने आता नहीं है, तो इसको बाजार तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं श्रम की उपलब्धता। श्रम यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि मजदूर जो होते हैं, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एक उद्योग श्रम पर निर्भर होता है। यानी इन उद्योगों में जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले, जो इसमें कारीगर होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगर दोस्तों कारीगर नहीं है, आपने उद्योग लगा के छोड़ दिया, उसमें कारीगर काम करने वाले नहीं है, तो उद्योग केवल मशीनों से उद्योग नहीं चल सकता, उसमें मजदूर भी चाहिए। सस्ता एवं उचित मात्रा में मिलने वाला श्रम उद्योगों के विकास में मदद करता है, जबकि महंगा एवं कम मात्रा में श्रमिक की उपलब्धता उद्योगों के विकास में बाधा डालती है। यानी दोस्तों आपने जहाँ उद्योग लगाया वहाँ श्रमिकों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है, और आप वहाँ पर मजदूर आपको मिल नहीं रहे, तो आप एक मजदूर को डेली पर डे 400 रुपये दे रहे हैं, उस जगह आपको देना पड़ेंगे 700 या 800 रुपये करके, क्योंकि आपको मजदूरों की आवश्यकता होगी और मजदूर आपको कम मिलेंगी, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपका उद्योग सही ढंग से नहीं चल सकता, आपको नुकसान हो सकता है। और शक्ति संसाधन में दोस्तों देख सकते हैं बिजली और संचार। संचार क्या होता है दोस्तों? संचार से मतलब है कि यानी जो सेवाएं, संचार जो होता है किसी भी चीज़ का आदान प्रदान, या जो मान लें आप इसमें इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को मान सकते हैं संचार के जो साधन हैं। उद्योग में बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है एवं बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जो इंटरनेट पर चलती है मशीनें ज़्यादातर दोस्तों। इसलिए शक्ति संसाधन बिजली और संचार आदि अत्यंत जरूरी होते हैं। बिजली तो हर उद्योग में दोस्तों, ज़्यादातर उद्योग में बिजली तो चाहिए, आपको पता ही है। लाइट, बिजली की बात करें दोस्तों, लाइट तो आपको पता ही है कि लाइट के बिना कोई काम नहीं होता है। शक्ति के संसाधनों की उच्च उपलब्धता के कारण उद्योगों का विकास होता है, जबकि शक्ति संसाधन उपलब्ध ना होने पर उद्योग विकास में तेजी से कमी आती है। यानी लाइट नहीं होने पर उद्योग का काम बिल्कुल ठप हो जाता है, बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये तो परफेक्ट बात है। और अब बात आती है परिवहन की सुविधा। मेन सुविधा दोस्तों ये है, यानी कि बिजली भी आपके पास है, उद्योग भी आपके पास है, कच्चा माल भी है, उद्योग उत्पादन कर रहे हैं। और अगर आपके पास गाड़ियां नहीं है, साधन नहीं है माल बाजार तक पहुंचाने के लिए, तो आप इसमें ये जो आपका उद्योग है बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि उद्योग जो उत्पादित माल आप करेंगे उनको बाजार तक बेचने के लिए आपको गाड़ियों द्वारा, परिवहन द्वारा बाजार तक पहुँचाना ही होगा। देखो दोस्तों, कच्चा माल लाने पर उत्पादित वस्तु ले जाने के लिए परिवहन परिवहन अत्यंत आवश्यक यानी महत्वपूर्ण होता है। यानी जो कच्चा माल लाएंगे वही परिवहनों या गाड़ियों द्वारा, साधनों द्वारा लाएंगे, और जो परिवर्तित जो माल होगा, पक्का माल होगा जो, वो भी बाजार तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों यानी परिवहन का आवश्यकता होती है। बिना परिवहन के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पर्याप्त परिवहन एवं संचार के साधनों का होना आवश्यक होता है। और अब बात आती है दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कच्चे माल की उपलब्धता। यानी आपके पास सब चीज़ें उपलब्ध है लेकिन कच्चा माल नहीं है, तो उद्योगों का कोई, यानी कच्चा माल उद्योगों का आधार मेन है। यानी आप किसी मकान को खड़ा करने की बात कर रहे हैं और आपकी नींव ही नहीं है, तो आपका मकान वो नहीं रह सकता, क्योंकि नींव मजबूत होनी चाहिए। यानी कच्चा माल आपको मिलना चाहिए, वरना आपका उद्योग कभी भी बंद हो सकता है। बाकी चीज़ें सब आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन कच्चा माल नहीं है, तो वो बाकी सारी चीज़ें किस काम की भी नहीं है। यानी बिजली भी है, परिवहन भी है, सड़क भी है, उद्योग भी है, पूंजी भी है, पैसे भी है, ये सब किसी भी काम नहीं आएंगे। कच्चा माल नहीं मिलेगा तो आप वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। तो उद्योगों में वस्तु का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कच्चा माल भी बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता उद्योग के विकास को प्रभावित करती है। यानी उद्योगों को यानी उत्पादन करने के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उद्योग ठप हो सकते हैं, उद्योग बंद हो सकते हैं, उद्योगों में गिरावट आ सकती है। और सरकारी नीति क्या दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। प्रत्येक उद्योग सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करता है, इसलिए सरकार द्वारा औद्योगिक पक्ष में बनाई गई नीतियों के कारण उद्योगों को फायदा होता है और उद्योग के विकास में मदद मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों बड़े उद्योगों की विशेषताएं। जो बड़े उद्योग होते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं, यानी वो किस प्रकार से, जो क्या क्या काम आते हैं हमारे लिए। तो देखो, कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक मजदूर है दोस्तों, उसके पास कितना कौशल, यानी वो उसका कितना दिमाग है, वो किस
किस इलाके में वो इम्पोर्टेंट, यानी उसका माइंड कितना, जो कारीगर होता है, श्रमिक होता है, उसको मशीनें चलाने में, माल बनाने में जो कौशल होता है उसका, किसी भी चीज़ को करने में, जैसे कि आपका कौशल है दोस्तों किसी भी चीज़, किसी भी, यानी किसी भी आपको मकान बनाने में कौशल है, आप मकान बना सकते हैं ईंटों से, तो आपका ये कौशल हो गया। तो वो कारीगर में कौशल होगा तो ही ये विशिष्ट वो कुछ काम कर पाएगा। और जैसे कि आपका कौशल है कि आप सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, ये आपका कौशल है, हर किसी में नहीं होता, आपका कौशल है तो आप उस काम को कर सकते हैं। कौशल के विशिष्टीकरण से अभिप्राय किसी एक व्यक्ति का किसी एक कार्य में कुशल हो जाना, यानी वो उस कार्य में कुशल है, जो आप कर रहे हैं कार्य, यानी आप चिड़ाई कर रहे हैं, किसी की मकान बना रहे हैं, तो आप मकान बनाने में बहुत ही कुशल हैं, कारीगर हैं, वो मकान बना सकते हैं, तो आप उसमें काम में निपुण हो। बड़े उद्योगों में कार्य का विभाजन किया जाता है। बड़े उद्योगों में कार्य का विभाजन, जिस वजह से एक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो जाता है और वह समान समय समय में अन्य लोगों से ज़्यादा उत्पादन कर पाता है। इस कारणवश उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। दोस्तों, अब आपको बता दें, जैसे कि आप कोई कारीगर है, कोई कुशल कारीगर है, वो 10 साल से मकान बना रहा है, उनको उसको नॉलेज है मकान के बारे में, तो वो मकान बहुत ही फुर्ती से और जल्दी से बनाएगा, जल्दी चुनकर पूरा करके तैयार कर देगा। और आप नए नए अगर शुरुआत कर रहे हैं मकान बनाने की, तो आप बिल्कुल धीरे करेंगे और आपको टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो कुशल है, उसने 10 साल पहले मेहनत की है, प्रैक्टिस की हुई है, तो वो कुशल है, उसमें उतना टाइम उसको नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं यंत्रीकरण। यंत्रीकरण यानी दोस्तों, यंत्रीकरण से आप सीधा ये समझ लो कि मशीन जो होती है उद्योगों में, उद्योग जो लगाए जाते हैं, किसी भी माल को उत्पादन किया जाता है तो मशीनों के बिना माल उत्पादन नहीं होता। ज़्यादातर उद्योगों में आपको पता ही है मशीनें चाहिए। देखो, यंत्रीकरण का अर्थ है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। बड़े उद्योगों में मशीनों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्पादन लागत में कमी आती है। और उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उच्च प्रौद्योगिकी क्या होती है, यानी जो टेक्नोलॉजी होती है उस नई तकनीकों का प्रयोग करना, उसमें यानी कि उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन बहुत ही तेजी से हो, इसलिए टेक्नोलॉजी जो होती है उसका उद्योग, जो उसका प्रयोग किया जाता है उद्योगों में। बड़े उद्योगों में प्रौद्योगिकी की बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उत्पादन जो गुणवत्ता में वृद्धि, यानी उत्पादन जो उसका उद्योगों का उत्पादन बहुत ही बढ़ता है टेक्नोलॉजी लाने से। और कुशल श्रमिक यानी कारीगर जो होते हैं अच्छे होने चाहिए, कुशल होना चाहिए, उस काम में जो काम कर रहे हैं उसको काम पूरी तरीके से करना आना चाहिए। बड़े उद्योगों में मुख्य रूप से कुशल श्रमिकों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, जिसमें उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। और अधिक पूंजी, बड़े उद्योगों में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। ये उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाता है एवं उसमें लगने वाले समय को कम कर देता है। अब आते हैं दोस्तों औद्योगिक प्रदेश। कौन कौन से प्रदेश औद्योगिक प्रदेश हैं? तो देखो, औद्योगिक प्रदेश में उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ भारी उद्योगों का विकास होता है। औद्योगिक प्रदेश से आप मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, जिस इलाके में बहुत ही ज़्यादा उद्योग हैं, उद्योगों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उद्योग जिस क्षेत्र में है वो औद्योगिक प्रदेश हो जाएंगे। लोहा उद्योग, भारी इंजीनियरिंग एवं रसायन निर्माण जैसे उद्योगों को भारी उद्योग कहा जाता है। जैसे कि इंजीनियर, रसायन निर्माण के उद्योग होते हैं जो भारी उद्योग होते हैं। भारी उद्योगों में धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। जो भारी उद्योग उसमें धुएं की चिमनी होगी, जो ऊपर उद्योग के ऊपर आप कहीं देखा होगा आपने, जब बाजार में कहीं जाते हो आप, कहीं बाजार से दूर उद्योग जो लगा होता है उसके ऊपर चिमनी होती है, उसमें काला काला बहुत ही धुआं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती रहती है, गैस धुआं निकलता रहता है दोस्तों। और ये उद्योग मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के आसपास विकसित होते हैं जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये तो पक्की बात है दोस्तों, जो उद्योग होगा वस्तुओं की उत्पादन करेगा तो उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए। और कोयले की खदानों के आसपास लोहा उद्योग का विकास, क्योंकि कोयला लोहा पिघलाने के कार्य में आता है, यानी कोयला ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी एक तरह का जो बिजली की तरह ऊष्मा उत्पन्न करता है, उससे लोहा पिघलाने में कोयला बहुत ही कारगर है, काम आता है। टेम्परेचर के लिए, गर्मी के लिए, जलाने के लिए कोयला काम आता है, तो वहाँ लोहा उद्योग कोयलों के पास ज़्यादा लगता है। और औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं, औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों? देखो, जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं, यानी उद्योग के जो प्रदेश होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं जिसमें ज़्यादा उद्योग होते हैं, उनकी विशेषताएं तो आपको पता ही है। जहाँ पर ज़्यादा उद्योग होगा उसमें रोजगार भी बहुत ज़्यादा होगा, लोगों को वहाँ
वहाँ लोग कोई भी लोग बेरोजगार नहीं होगा, क्योंकि उद्योग ज़्यादा है तो सभी उद्योगों में लोग काम करते होंगे। और निम्न जीवन स्तर भी बिल्कुल कम मिलेगा, उच्च जीवन स्तर होगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हर व्यक्ति की पर डे आय होगी उसकी, तो उसका जीवन स्तर भी अच्छा होगा, वह स्वास्थ्य शिक्षा सब अच्छी होगी। और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी बहुत ही, क्योंकि दोस्तों जब उद्योग होंगे तो उद्योग के लिए जो लोग काम करने के लिए उद्योग में वहाँ जाकर बसेंगे जहाँ पर उद्योग होते हैं। अपर्याप्त सेवाएं सेवाएं भी वहाँ खूब होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सेवाएं उन लोग कमाने के लिए जाएंगे तो वहाँ रहेंगे तो उनके लिए सेवाएं भी होना जरूरी। जैसे वहाँ पर लोग बहुत रह रहे हैं, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पर गाड़ियों का यानी जो बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, जो साधन उनको लाने ले जाने साधन है वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और प्रदूषण की समस्या आदि, प्रदूषण की समस्या भी होगी दोस्तों। एक तो दोस्तों उद्योगों का धुआं, दूसरी जनसंख्या ज़्यादा होगी और उसमें साधन भी ज़्यादा होंगे, तो जो है प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अब लोहा इस्पात उद्योग, यानी लोहा इस्पात उद्योग क्या है दोस्तों? जो लोहे से उद्योग है, लोहे से जो भी उद्योग बनते हैं, जैसे कि दोस्तों लोहा कच्चा माल है, उस कच्चे माल से किसी भी कोई प्रकार का औजार बनाते हैं, सभी प्रकार की गाड़ियां बनाई जाती हैं लोहे से बनाई जाती हैं। और किसी भी प्रकार की जो मशीनें हैं सभी प्रकार की, जिन भी उद्योगों में माल उत्पादित करने के लिए जो मशीनें होती है वो मशीन लोहे से बनती है। तो लोहा सभी उद्योगों का क्या है, आधार है। यानी लोहा जब नहीं होगा तो मशीनें नहीं बनेगी, तो वो बाकी वाले उद्योग बिना मशीनों के नहीं चल सकते। जो भी मशीन होती है सब लोहे से बनती है। और लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि ये सभी उद्योगों का आधार है। अन्य उद्योगों में उपयोग होने वाली मशीनें सभी प्रकार के औजार लोहे और इस्पात से ही बनाए जाते हैं। जो भी उसमें उद्योग में जो मशीनें होती है वैसा आपको पता ही है, हर चीज़ लोहे से बनती है, इसलिए इसे अन्य उद्योगों का आधार माना जाता है। ये उद्योगों का आधार हैं। इन उद्योगों की स्थापना मुख्य रूप से कच्चे माल के स्रोतों के पास ही की जाती है, क्योंकि लोहे का परिवहन अत्यधिक महंगा पड़ता है। लोहा जो दोस्तों होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना दोस्तों बहुत ही भारी है, तो गाड़ियों और ट्रकों में बिल्कुल कम आता है। भारी यानी वजन सहने की क्षमता के अनुसार भरा जाता है, तो उसमें बहुत ही महंगा पड़ता है। तो इसलिए लोग उद्योगों के पास ही होते हैं ज़्यादातर। तो उद्योग इस्पात कैसे बनता है ये भी जान लेते हैं दोस्तों। लोहा अयस्क को भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। इसे पिघले हुए लोहे को कच्चा लोहा कहा जाता है। जो पिघला लोहा होता है उसको कच्चा लोहा कहते हैं। उसको पिघला कर उसको आकार दिया जाता है। फिर इसे कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है। कच्चा लोहा उसको पिघलाते हैं लोहे को, और लोहा पिघलाने के बाद लोहे में मैंगनीज को मिक्स करके फिर मिलाकर इसको इस्पात बनाया जाता है। और इस्पात से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब है सूती कपड़ा उद्योग। ये लास्ट हमारा चैप्टर है दोस्तों, सूती कपड़ा उद्योग वाला। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण मुख्य रूप से हथकरघा तथा बिजली कनके से किया जाता है। सूती कपड़ा जो उद्योग होता है आपको पता ही है, जैसे कि कपास होगी और जैसे भेड़ों की ऊन हो गई, उससे कपड़ा जो सूती का बनाया जाता है। और इस उद्योगों में संचालन के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी यानी दोस्तों पैसे बहुत ही कम चाहिए। और ये उद्योग अनेक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, यानी श्रमिक जो होते हैं वो ज़्यादा चाहिए। इसमें लोगों को रोजगार मिलता है। इस उद्योग के अंतर्गत सूत की कताई बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। जो सूत होता है उसकी कताई की जाती है, बुनाई की जाती है इस उद्योगों में। और कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा के कारण सूती वस्त्र उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। अगर दोस्तों ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और दोस्तों हमने आज पहले जितने भी वीडियो डाले हैं उसको सभी की हमारे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। सभी जो 2023 की बोर्ड परीक्षाएं 12वीं की हैं उसमें सभी विषयों के, जैसे कि राजनीति हो गई, भूगोल हो गई, हिंदी हो गई और साहित्य हो गई, इन 4 विषयों का नोट्स जो मैं वीडियो बनाता हूँ, चारों विषयों का नोट्स बहुत ही अच्छे से। और अगर ये आप लेकर याद कर लोगे तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।